चलो ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, पॉलिटी। सबसे पहले पॉलिटी मतलब राजनीतिक शास्त्र, उसके बारे में पढ़ना है, वर्ग 10 बिहार बोर्ड के बारे में। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है कंप्लीट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। हमने पहले पिछले कक्षाओं में आपको सोशल साइंस के बारे में बताया था, और आज हम राजनीतिक विज्ञान में उसके परिभाषा के साथ सब कुछ बताने वाले। जैसे हमने पहले भी जो सब्जेक्ट पढ़ाया है उसमें सबका परिभाषा भी बताया है। ऐसा नहीं है ना कि कोई परिभाषा छूटा हो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाया है लगभग। तो आज हम पॉलिटी में पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, क्या, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। और आज 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस है। आज ही के दिन 26 जुलाई सन 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जो चला था उसमें भारत विजय पाया था। लगभग 3 महीने तक ये युद्ध चला था। उसमें बहुत सारे हमारे देश के जवान शहीद हो गए थे। और मैं आज भी कह रहा हूं कि कारगिल जो सरहद पे खड़े हैं उन वीर शहीदों को मैं सत सत नमन करता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामाजिक विज्ञान के बारे में एक बार फिर से परिभाषा देखेंगे, ठीक है, कि सामाजिक विज्ञान क्या है। और ये भी जानेंगे कि जो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, ठीक है, उसमें से मुख्य रूप से जो 5 सब्जेक्ट है, जो 5 विषय है, वो केवल बिहार बोर्ड के सिलेबस में दिया गया है। और उन सभी सब्जेक्टों में से कितना कितना नंबर का बिहार बोर्ड में पूछा जाता है, ठीक है। तो सामाजिक विज्ञान क्या है, तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें समाज तथा समाज से जुड़ी घटनाओं के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोला जाता है, सामाजिक विज्ञान। और इसके अंतर्गत बहुत सारे सब्जेक्ट आता है, लेकिन मुख्य रूप से हमको कितना सब्जेक्ट पढ़ना है इनको, मतलब अकॉर्डिंग टू बिहार बोर्ड के अनुसार कितना सब्जेक्ट पढ़ना है, 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। और 5 सब्जेक्ट को लिख रहे हैं, उसमें से जो सब्जेक्ट होगा, जो सब्जेक्ट मतलब कितना कितना नंबर का है, ठीक है। 5 सब्जेक्ट में कौन कौन सा है, हिस्ट्री, करो इसको, पहला क्या है, और हिस्ट्री हमने पढ़ाया भी है, इतिहास। ये लगभग बिहार बोर्ड में कितना नंबर का इस सब्जेक्ट से पूछता है, तो 20 नंबर का। कितना नंबर का पूछता है, 20। उसके बाद हमने ज्योग्राफी पढ़ाया है, ये कितना नंबर का पूछता है, ये भी 20 नंबर का पूछता है, ठीक है। और जो आज चैप्टर जो चालू हुआ है पॉलिटी, ये कितना नंबर का पूछता है, 70 नंबर, 17 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, ठीक है, बिहार बोर्ड में। और इसके बाद जो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स भी पढ़ा गया है ना, ये लगभग कितने नंबर का पूछता है, ये भी 17 नंबर का। और एक जो और सब्जेक्ट होता है जो ज्योग्राफी के इंक्लूड में पढ़ा जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन, वो लगभग 6 नंबर का पूछता है, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट कितना नंबर का पूछता है, 6 नंबर का पूछता है। टोटल मिलाकर कितना नंबर का होता है, जो सामाजिक विज्ञान होता है हमारा, टोटल कितना, 80 नंबर का होता है। ये 80 नंबर हो रहे हैं ना, 20 40 17 दिन कितना होता है, 34 6 क्या, ये 40 40 40 80 नंबर का। तो इतना नंबर का पढ़ना है, जिसमें से हमने लगभग इसमें कितना चैप्टर पढ़ाया है, 4 चैप्टर, 3 चैप्टर तक, 3 चैप्टर इसमें भी, ज्योग्राफी में भी 3 चैप्टर शायद, और पॉलिटी में भी अभी आज स्टार्ट हो रहा है। और इकोनॉमिक्स में कितना चैप्टर तक, 4 चैप्टर तक। डिजास्टर मैनेजमेंट अभी पढ़ाया नहीं गया है, अभी वो भी पढ़ाया जाएगा, नोट्स के तौर पे ही पढ़ाएंगे और आंसर क्वेश्चन के तौर पे भी, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें राजनीतिक विज्ञान किसे कहते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात? देखिए राजनीतिक विज्ञान क्या है, तो राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। सरकार और राज्य का मतलब क्या हुआ, इसमें राज्य का मतलब हम दर्शाएंगे कि राज्य का मतलब केवल हम लोग अपने राज्य के लिए डिनोट नहीं कर सकते हैं, राज्य का मायने भी देश के लिए होता है, ठीक है। और एक देश को कैसे देश बोला भी जा सकता है, इसके बारे में बताया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, इसका परिभाषा राजनीतिक शास्त्र का, कि राजनीतिक शास्त्र सामाजिक विज्ञान का वह भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। किसका किसका, राज्य का भी। और राज्य जब रहेगा तो उसमें क्या रहेंगे, उस राज्य को चलाने वाले शासक होंगे, तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे और जानकारी लेंगे, ठीक है। और इसमें एक और बात है कि राजनीतिक शास्त्र के पिता किसको बोला जाता है, अरस्तु को। और अरस्तु को और किसी चीज का जनक बोला जाता है, विज्ञान का। विज्ञान में किसका, बायोलॉजी का। जीव विज्ञान का जनक किसको बोला जाता है, अरस्तु को बोला जाता है। ऐसे ही हमारा राजनीतिक शास्त्र में भी राजनीतिक शास्त्र का जनक किसको बोला जाएगा, अरस्तु को बोला जाता है, ठीक है।
याद हो जाएगा ना कि राजनीतिक शास्त्र का जनक किसको बोला जाता है। ऐसे ही हिस्ट्री का जनक भी बताए थे। हिस्ट्री का जनक किसको कहा जाता है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक किसको बोला जाता है? हेरोडोटस को। और जियोग्राफी का जनक किसको बोला जाता है? हिकैटियस को। किसको बोला जाता है? भूगोल का जनक किसको बोला जाता है? हिकैटियस को। ये भी बात बताए हम, ठीक है। अब आते हैं राज्य के अनिवार्य तत्व। मतलब अगर किसी, ये राज्य का मतलब हम किसी राज्य को नहीं लेंगे, ये राज्य का मतलब होता है क्या? देश। हम ऐसे ऐसे मतलब शब्दों को लेकर आए हैं जो किताब में बहुत ही हार्ड तौर पे है, ये समझ में नहीं आता है। लड़कों सब डायरेक्ट हम लोग रटंतम विद्या पे चालू हो जाते हैं। हम अगर यहीं पे वो बातें, वो शब्दों को समझ लेंगे तो हमको रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। हर कोई बात रट के पढ़ता है ना, तो हमको रट के नहीं पढ़ना है, समझ के पढ़ना है। ऐसे ऐसे शब्द जो बार बार एग्जाम में आता है और उसी के शब्द से परिभाषा का निर्माण होता है। अगर वो शब्द हमको जानकारी हो गया तो हम कोई भी चीज क्या कर सकते हैं? आसानी से उसको बना सकते हैं अपने सोच से, ठीक है। तो वही शब्द है। ये राज्य के अनिवार्य तत्व का मतलब हम किसी राज्य, खास राज्य को नहीं ले रहे हैं। ये राज्य का संबंध किससे बताया गया? देश से। अगर मान के चलो कोई देश, देश कैसे कहा जाता है? ये बात मान, भारत को हम कैसे देश कहेंगे? अमेरिका को कैसे देश कहेंगे? उसका भी कोई अनिवार्य तत्व होना चाहिए। किन किन बातों को लेकर हम किसी देश को देश कह सकते हैं, ठीक है। तो पहला उसमें क्या कारण होना चाहिए? पहला उसका क्षेत्रफल होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी देश के पास उसका क्षेत्रफल है, जैसे है ना, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। तो भारत का क्षेत्रफल, तो जैसे क्षेत्रफल, किसी देश को देश कहने का मतलब एक डिसाइड, ये उसमें मतलब तत्व होगा पहला, तो उसका क्षेत्रफल होना चाहिए। उस देश का क्या होना चाहिए? क्षेत्रफल होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? जनसंख्या। अगर किसी देश के लिए क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या भी पता होना चाहिए। डिसाइड करते हैं ना, ऐसे किसी भी चीज के लिए हम डिसाइड करते हैं कि नहीं करते हैं? जैसे मान के चलिए, अगर हमको गांव डिसाइड करना है कि कितने से जनसंख्या के बीच में रहेगा, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं? गांव बोल सकते हैं। वैसे ही अगर किसी शहर को बोला जाता है, शहर या नगर को कैसे बोला जाता है? 10 लाख से अधिक आबादी वाले को क्या बोला जाता है? शहर का दर्जा दिया जाता है। वैसे ही राज्य का दर्जा दिया जाता है। कितना से कितना के बीच में जनसंख्या होगा तो उसको राज्य कहेंगे। कितना से कितना के बीच में अगर जनसंख्या होगा तो उसको गांव का दर्जा देंगे। कितना से कितना के बीच में जनसंख्या होगा तो उसको महानगर कहेंगे। आता है ना, नगर महानगर, ये सब पढ़ने को मिलेगा इसी में। तो जनसंख्या पहला तत्व तो क्या है? क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के आधार पे कह सकते हैं कि ये देश है। उसके साथ ही किसके आधार पे? जनसंख्या के आधार पे। हमारा तीसरा होता है क्या? संप्रभुता। संप्रभुता शब्द पता है क्या होता है? संप्रभुता शब्द यह है कि हमारे देश का कोई भी शासक या राजा पूर्ण रूप से उसको किसी भी चीज में निर्णय लेने में सक्षम हो। किसी को अपना अगर जो निर्णय ले रहा है, आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, कोई भी निर्णय हो, आंतरिक चाहे बाह्य। आंतरिक का मतलब क्या होता है? अपने देश के अंदर, और बाह्य का मतलब देश विदेशों में, बाहर हो, मतलब बाहर, देश से बाहर। तो जो भी निर्णय लेना हो वो पूर्ण रूप से स्वतः अपने से लेता है, किसी दूसरे देश की सहायता से नहीं लेता है। उसी को संप्रभुता कहा जाता है। संप्रभुता का मतलब, जैसे भारत में अभी फिलहाल 2-4 साल हुआ है, इधर नरेंद्र मोदी क्या किए थे? प्रधानमंत्री नोटबंदी किए थे ना। ये स्वेच्छा, मतलब अपने आंतरिक ये समस्या है। इसका जो फैसला लिए, कैसे लिए? वो खुद किए, किसी दूसरे देश से पूछ कर आए थे, खुद से निर्णय लिया है। नोटबंदी का फैसला कौन किया? यहाँ की संसद से ना ये सब हुआ है। तो प्रधानमंत्री खुद निर्णय लिए। तो ये आंतरिक मतलब आंतरिक अगर निर्णय लिया गया तो प्रधानमंत्री अपने से स्वयं से लिए हैं, किसी दूसरे देश की सहायता से नहीं लिए हैं। ऐसा ही अगर कहीं पे सर्जिकल स्ट्राइक होता है, जैसे पाकिस्तान में कितना बार सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, पुलवामा हमला के बाद हुआ ना, तो उसमें भी सर्जिकल स्ट्राइक करने के लिए प्रधानमंत्री किसी से पूछने गए थे? किसी दूसरे देश से किसी से भी नहीं पूछने गए थे। उनको पूर्ण रूप से आजादी है। और देश, मतलब एक देश को कैसे देश बोला जा सकता है, उसका प्रमुख कारण यही है कि हमको पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए? आजादी होना चाहिए। किसमें? मतलब अपने देश के आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में भी, मतलब पूर्ण रूप से वो आजादी मिलना चाहिए उसको। तो संप्रभुता का मतलब समझ में आ गया। शासन का मतलब क्या होता है? जो इस देश को चलाता है, ठीक है। और शासन अनेकों प्रकार से हो सकता है। कितने प्रकार से शासन किया जा सकता है? बहुत सारे प्रकार है। इसके बारे में भी जानेंगे, जैसे राजतंत्र, लोकतंत्र, क्या बोलते हैं, साम्यवाद, तानाशाही, ये सब शासन प्रकार है। हमारे भारत में कैसा शासन चलता है? राजतंत्र। ये कैसे चलता है? लोकतंत्र चलता है, गणराज्य चलता है ना, दोनों जैसा लोकतंत्र चलता है। तो आगे देखते हैं। अभी समझ में आ गया ये वाला बात कि राज्य के अनिवार्य तत्व में तो किसी देश को देश कैसे कह सकते हैं, किन किन बातों के कारण हम किसी को देश कह सकते हैं। अगर इन चारों में से कोई भी एक नहीं रहेगा तो हम उसको देश नहीं कह सकते। अगर मान के चलिए यहाँ पे संप्रभुता है, अगर संप्रभुता ही नहीं रहेगा तो हम उसको देश कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हम खुद दूसरे के गुलाम हो जाएंगे।
स्वतंत्र नहीं रह पाएंगे, दूसरे के इशारों पे काम करेंगे, तो हमारा ये देश नहीं रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शासन के प्रकार, जैसे हमको शासन पढ़ना है, शासन जैसे अब ज्यादातर आप अगर इसमें पॉलिटी पढ़ने वाले, राजनीतिक शास्त्र पढ़ने वाले हैं, तो इसमें संविधान के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो संविधान में जो जो मतलब शब्द है, जैसे यहाँ पे जो शासन चलाने के लिए, राज्य चलाने के लिए ऐसा ऐसा जो शब्द आएगा, उसके बारे में जानना जरूरी है। उसी में से है शासन के प्रकार, मतलब शासन कितने प्रकार से किया जाता है और होता भी है। ऐसे बहुत सारे देशों में ऐसा शासन हुआ भी है। पहला क्या है? राजतंत्र। राजतंत्र का मतलब क्या होता है? जिसमें शासन या किसी देश का अधिकार, किसी देश पर अधिकार किसका होता है? राजा का होता है। वो देश का शासक कौन होता है? राजा होता है। राजा के नेतृत्व में सब चीज काम किया जाएगा, उसी को क्या बोला जाता है? राजतंत्र। उसमें मतलब अगर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति नहीं रहेगा, केवल क्या रहेंगे? वहां पे राजा रहेंगे। जैसे कौन सा देश होंगे? जितने अरब देश हैं, जितने भी अरब कंट्री, उसमें ज्यादातर कौन मिलता है? राजा। वहां पे राजतंत्र मिलता है ना। संयुक्त अरब अमीरात, यूएई जिसको बोला जाता है, ओमान है, ये सब में कहा क्या मिलते हैं? सब राजा मिलते हैं। ठीक है। और एक दूसरा है क्या? तानाशाही। तानाशाही के बारे में जानते हैं ना? तानाशाही के बारे में, जो तानाशाह करके मतलब अपने वो सुन राजा क्या भगवान का भी दर्जा प्राप्त कर लेता है, उसका शब्द क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। मतलब जैसा वो बोल दिया तुरंत उसको कर, अगर बोलेगा उसको फांसी दो, उसको मार दो, तो ऐसा काम किया जाता है तानाशाही में। जैसे अभी के देश में कौन सा देश होगा? अभी के वर्तमान समय में चीन नहीं होगा। अभी के देश में कौन सा? उत्तरी कोरिया। उत्तर कोरिया होगा कि नहीं होगा? वहां पे तानाशाही शासन चलता है। किम जोंग नाम सुना है ना उसका? उसका शब्द ही कानून है। अगर वो बोल दिया कितना आदमियों को मारना है तो मारना है। कोई इसमें कोई कारण नहीं पूछ सकता, क्यों कैसे मारना, ये सब नहीं पूछ सकता। उसका शब्द ही क्या है? कानून है। तो तानाशाही भी ऐसे चलता है, जो अभी की डेट में है उत्तरी कोरिया में। ठीक है। तीसरा शब्द मतलब तीसरा लोक शासन है साम्यवाद। साम्यवाद का मतलब क्या होता है? किसी एक पार्टी का अधिकार, जिसमें कोई देश में उसका कोई विपक्षी ना रहो, केवल वही पार्टी हो, उसी का अधिकार हो। ठीक है। और ये जितना शब्द बताया जा रहा है, ये शब्द इसमें पढ़ने को आएगा, ये शब्द मिलेगा, तो अभी समझना जरूरी है। समझ में आ रहा है ना ये सभी बात? जैसे राजतंत्र, राजतंत्र का मतलब क्या होता है? राजा का शासन। तानाशाही का मतलब एक निरंकुश शासक, जो उसका शब्द क्या हो? कानून हो। ठीक है। और साम्यवाद का मतलब क्या होता है? जिसमें किसी एक पार्टी का वस्चर हो, एक पार्टी का ही दबदबा हो, उसमें कोई विपक्ष नहीं हो। जैसे साम्यवाद अभी फिलहाल में कहां पे चलता है? रूस में, चीन में। चीन का साम्यवाद, चीन का शासन कैसा है? साम्यवादी है, क्योंकि वहां पे एक ही पार्टी है, एक ही पार्टी, कोई भी वहां पे विपक्ष पार्टी नहीं है। तो साम्यवाद का मतलब समझ रहे हो ना? जिसमें किसी एक पार्टी का ही वस्चर हो, कोई भी विपक्षी पार्टी उसमें शामिल नहीं हो। चीन में दूसरा पार्टी का नाम सुने हो कभी? एक ही सिर्फ पार्टी है उसका, जो अभी वहां पे राजा है। कौन? वो प्रधानमंत्री की राष्ट्रपति है ना, उसका वही। अब गणराज का मतलब क्या होता है? गणराज में ये होता है, ये अप्रत्यक्ष एक तरफ से मांगो इसको, डायरेक्ट ये इसमें चुनाव किया जाता है। क्या किया जाता है? चुनाव। और चुनाव कैसा होता है? तो जनता के द्वारा इसको डायरेक्ट राजा को चुन लिया जाता है गणराज्य में। तो भारत हमारा गणराज्य देश है कि नहीं है? है ना। और लोकतंत्र का भी समझ लो, इसमें जनता के द्वारा ही चुना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। मतलब हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही किसी दूसरे प्रतिनिधि को क्या करते हैं? चुनते हैं। तो वो क्या हो जाता है? लोकतंत्र होता है। ठीक है। लोकतंत्र में कैसा लोकतंत्र? पर अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। इसमें क्या होता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में क्या होता है? डायरेक्ट जनता को चुना जाता है ना। प्रत्यक्ष में क्या होता है? प्रत्यक्ष में डायरेक्ट जनता को, मतलब अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष का मतलब समझ लो एक बार, इसमें भी मिलेगा समझने के लिए। जैसे प्रत्यक्ष का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट जनता द्वारा चुना गया प्रतिनिधि क्या कहलाता है? जिसे हम लोग राजा बना देते हैं, उसको क्या होता है? प्रत्यक्ष क्या प्रत्यक्ष होता है? प्रत्यक्ष होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष। और जिसको हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुनकर और फिर वो चुना गया प्रतिनिधि किसी राजा या किसी राष्ट्रपति या किसी प्रधानमंत्री का चुनता है, उसको क्या बोला जाता है? अप्रत्यक्ष बोला जाता है। समझ में आ रहा है ना? उसका भी परिभाषा मिलेगा। जैसे अब लोकतंत्र में पता चलेगा कि हमारे पास भारत में कितने प्रकार की लोकतंत्र है। ठीक है। समझ में आ रहा है ना? गर्मी भी दवाई बचा है। चलिए देखते हैं आगे। यहां पे दिया है लोकतंत्र। अब लोकतंत्र का सबसे पहले परिभाषा जान लेते हैं कि लोकतंत्र किसे कहते हैं। ठीक है। लोकतंत्र क्या है? तो डेमोक्रेसी, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है? लोकतंत्र को डेमोक्रेसी बोला जाता है। तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यानी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है।
किस शब्द से बना है ये? यूनानी शब्द किससे? डेमोक्रेसिया से। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है क्या? लोग। डेमोस का अर्थ क्या होता है? लोग होता है। और क्रेसिया का अर्थ क्या होता है? शासन। तो इसका मतलब क्या हो गया? डेमोक्रेसी में मतलब डेमोक्रेसी दो शब्दों से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी कैसा शब्द है? यूनानी शब्द। इसमें दो शब्दों से मिलकर बना है, डेमोस प्लस क्रेसिया। डेमोस का मतलब क्या होता है? लोग। और क्रेसिया का मतलब क्या होता है? शासन। मतलब डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। लोगों का शासन हमारा क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? आगे चलो देखते हैं लोकतंत्र किसे कहते हैं। इसका दो तीन परिभाषा है। जैसे मुख्य रूप से जो ज्यादा प्रचलित है, आपके बुक में भी मिलेगा वो परिभाषा, यहाँ पे भी दिया हुआ है कि लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता का शासकों का चुनाव, मतलब जनता जिसमें क्या करती है? शासकों का चुनाव करती है। इसमें डायरेक्ट मतलब लोग क्या करते हैं? राजा को चुनते हैं। इसमें चुना जाता है लोकतंत्र में, हम लोग ही ना चुनता है किसी राजा को, किसी प्रधानमंत्री को, किसी राष्ट्रपति को। हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं राष्ट्रपति या किसको? प्रधानमंत्री को चुनते हैं। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र का परिभाषा क्या है? लोकतंत्र शासन का वह रूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। समझ में आ रहा है ना? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, आगे देखते हैं दूसरा परिभाषा इसका लोकतंत्र के बारे में। लोकतंत्र की सर्वोत्तम परिभाषा अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन जी के अनुसार इस प्रकार से है कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चुने गए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यह बहुत ही बढ़िया सटीक मतलब इसका परिभाषा है लोकतंत्र के लिए। ये अमेरिका के भूतपूर्व राष्ट्रपति जो 16वें राष्ट्रपति के रूप में कौन थे? अब्राहम लिंकन जी। इनके अनुसार एक महत्वपूर्ण परिभाषा दिया गया लोकतंत्र के बारे में कि लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चुने गए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। समझ में आ रहा है ना? लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए चुना गया शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। यहाँ पे परिभाषा डायरेक्ट है, लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए चुने गए शासन ही क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। अब इसमें भी दिया हुआ है जो इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसमें कह रहा है लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। इसमें क्या होता है? लोकतंत्र में लोग ही मुख्य रूप से शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। जैसे लोग जनता ही चाहेगा तो किसी को मतलब देश का राजा बना सकता है, प्रधानमंत्री बना सकता है, राष्ट्रपति बना सकता है। समझ में आ रहा है ना? कह रहे कि लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। भारत में भी लोकतांत्रिक शासन है। भारत में कैसा शासन है? अभी लोकतांत्रिक शासन है। ठीक है, और लोकतंत्र में ही लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। यह भी है, जनता के द्वारा ही डिसाइड किया जाता है लोकतंत्र में। और राजतंत्र में क्या होता है बताइए? राजतंत्र में इसमें लोगों का थोड़ा सा भी भूमिका नहीं होता है। किसका भूमिका होता है? राजाओं का भूमिका होता है। ठीक है, उसमें राजा का शब्द ही क्या हो जाता है? कानून हो जाता है। लोकतंत्र के प्रकार, लोकतंत्र के मुख्य रूप से कितना प्रकार होता है? दो प्रकार होता है। कौन कौन सा? प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में बताया गया है कि इसमें डायरेक्ट जनता क्या करती है? सरकार या शासक या राजा को चुनती है। और अप्रत्यक्ष में हमारे द्वारा मतलब जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि किसी राजा या शासक या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को चुनता है। समझ में आ रहा है ना? आगे इसका परिभाषा देख लो। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र है जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। किसको चुनती है? सरकार को। उसे ही क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। उदाहरण के लिए स्विट्जरलैंड में कैसा लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। वहां पे जनता डायरेक्ट किसको चुन लेती है? सरकार को चुन लेती है, मतलब राजा को चुन लेती है डायरेक्ट। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसा लोकतंत्र है जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है। आगे देखो, उदाहरण में कौन सा देश है? स्विट्जरलैंड। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या है? तो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है। किसके माध्यम से चुनती है? प्रतिनिधि के माध्यम से। हम लोग किसको चुनते हैं?
अपने प्रतिनिधि को। हम लोग किसको चुनते हैं? अपने प्रतिनिधि को। अब प्रतिनिधि किसको चुनती है? सरकार को चुनती है। वही क्या कहलाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रतिनिधि मतलब जो उम्मीदवार खड़ा होता है, ठीक है, जो वोट के लिए दावेदार होता है, उसी को हम लोग क्या बना देते हैं? प्रतिनिधि बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहा है कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ऐसा लोकतंत्र है जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत हमारा कौन सा देश है? कैसा देश है? अप्रत्यक्ष। हम लोग चुनाव करते हैं ना, चुनाव कैसे कैसे किया जाता है भारत में? अप्रत्यक्ष रूप से। हम किसी प्रतिनिधि को कैसे चुनते हैं? अप्रत्यक्ष रूप से हमारे भारत में क्या होता है? चुनाव किया जाता है, ठीक है। जैसे उदाहरण में कौन सा देश आ जाएगा? भारत। इधर समझ में आ रहा है ना सब चीज? आगे बढ़े हैं। संविधान देखो, संविधान जैसे मान चलो लोकतांत्रिक पढ़ रहे हैं तो इसमें संविधान को पढ़ना जरूरी है, ठीक है। इसी पे सब चीज डिपेंड है हमारा, भारतीय संविधान पे ही। क्योंकि जब इतिहास खत्म होता है तब हमारा किस चीज का चालू होता है? ये राजनीतिक शास्त्र चालू होता है, संविधान चालू होता है। इसमें ही हमारा देश के शासन को कैसे चलाया जाएगा, संविधान में सब चीज बनकर आया है। समझ में आ रहा है ना? तो संविधान किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे उनका बोला जाता है संविधान कहा जाता है। मतलब किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे ही क्या बोला जाता है? संविधान। जो जिसमें नियम कानून देश को चलाने के लिए बन जाएगा वही उस देश का क्या बन जाएगा? संविधान बन जाएगा। संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों का वह सभा जो संविधान लिखने का कार्य करती है उसे क्या बोला जाता है? संविधान सभा कहा जाता है। मतलब जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि क्या करते हैं? सभा जो संविधान के लिखने का कार्य करते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो संविधान को लिखने का कार्य करते हैं, और उस सभा को क्या बोला जाता है? संविधान सभा कहा जाता है, ठीक है। नहीं, आज नहीं हुआ था, आज से और आगे मिलेगा सब चीज, ठीक है। आ ही गया, देख लो। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। पहली बार कब बैठक हुआ था इसका? 9 दिसंबर 1946 में। जैसे संविधान सभा को मतलब संविधान लिखने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा। तो सबसे पहले पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। भारत का संविधान लिखने वाले संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। 26 जनवरी 1949 को संविधान बनकर क्या हो गया था? तैयार हो गया था। और संविधान को तैयार करने में कितना वर्ष लगा था? 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। इतना दिनों में बनकर हमारा संविधान क्या हो गया था? तैयार हो गया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ, ठीक है। बनकर कब तैयार हो गया था? 26 जनवरी 1949 को हमारा संविधान क्या हो गया था? बनकर तैयार हो गया था। लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ? लागू हुआ। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़ते हैं। धर्मनिरपेक्ष राज्य क्या है? धर्मनिरपेक्ष, ये शब्द तुम्हारे बुक में भी है, ये पढ़ने के लिए भी मिलेगा, ठीक है। ऐसा देखो, इसमें वैसा राज्य जिसमें किसी भी धर्म विशेष को प्राथमिकता न देकर सभी धर्म का समान आदर प्राप्त हो, उसे ही क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाता है। मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य कहने का मतलब क्या? भारत कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। मतलब इसमें क्या होता है? किसी विशेष धर्म को मतलब कोई अधिकार नहीं दिया जाता है, प्राथमिकता नहीं दिया जाता है, ना देकर सभी धर्मों को क्या किया जाता है? समान रूप से देखा जाता है, सभी को एक समान अधिकार दिया जाता है। वही हमारे लिए क्या होता है? धर्मनिरपेक्ष राज्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको? धर्मनिरपेक्ष राज्य। समझ में आ रहा है? जैसे भारत क्या है हमारा? धर्मनिरपेक्ष है। समझ में आ रहा है ना? सामाजिक विभाजन क्या है? देखो, सामाजिक विभाजन, प्रत्येक समाज में लोगों के जन्म, भाषा, जाति, धर्म के आधार पर विभेद होना स्वाभाविक है। प्रत्येक समाज में होता है ना ऐसे, लोगों में जन्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर विभेद होना मतलब क्या है? बंटवारा होना स्वाभाविक है। इन आधारों पर लोग अलग अलग समुदाय से संबंध हो जाते हैं। मतलब इन आधारों पर जैसे बांटा जाता है तो लोग अलग अलग समुदाय से क्या कर हो जाते हैं? मिल जाते हैं, जुट जाते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या बोला जाता है? सामाजिक विभाजन कहा जाता है। सामाजिक विभाजन का मतलब समझ में आ रहा है ना? लोग धर्म, भाषा, जन्म, जाति के आधार पर क्या होते हैं? अलग अलग बढ़ जाते हैं। उसी को क्या बोला जाता है? सामाजिक विभाजन बोला जाता है, ठीक है।
आगे देखो, लैंगिक असमानता क्या होता है। लैंगिक असमानता लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं एवं पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, लैंगिक असमानता कहते हैं। जैसे समाज में किसके किसके आधार पर पाया जाता है, महिला मतलब पुरुष और स्त्री के आधार पर देखा जाएगा, ठीक है। लिंग के आधार पर समाज में महिलाओं और पुरुषों में जो असमानता पाई जाती है उसे क्या बोला जाता है, लैंगिक असमानता कहा जाता है। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं उन क्षेत्रों में भी पाई जाती है जो पूर्ण रूप से इसके हकदार, जैसे समाज के तौर पे देखा जाएगा तो इसमें समानता पाया जाएगा, आर्थिक स्थिति से भी देखा जाएगा तो ये क्या होगा, लैंगिक समानता पाया जाता है, ठीक है। आगे हमको लगता है यहीं तक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग ना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।